हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। जैसे कि अभी आपको पता है कि नाइन्थ के और 11th क्लास के अभी फाइनल टर्म्स के एग्ज़ाम होने हैं। दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं ये। तो अब हम 9th और 11th के सभी सब्जेक्ट्स के जो सैम्पल पेपर है, क्योंकि जो सैम्पल पेपर जो आपका फाइनल पेपर होता है ना, सैम्पल बेस्ड पे ही आता है, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को अगर वैसा क्वेश्चन मतलब मोस्टली वहीं से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दे देते हैं। तो अब हम इन सैम्पल पेपर को समझेंगे, एक एक करके हम सभी सैम्पल पेपर को समझेंगे। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है साइंस विज्ञान। हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही साथ साथ में लेके चलेंगे। आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम में समझिए, और इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम में समझिए, दोनों को हम साथ लेके चलेंगे। तो ये जो सैंपल पेपर है ये 21-22 का सैंपल पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं। अभी जो आपका फाइनल टर्म्स आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि आपको पहले उसका पैटर्न बता देते हैं। पैटर्न में क्या है, देखो 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 2 घंटे का आपका इसके अंदर समय होगा। अगर मॉर्निंग शिफ्ट है तो 9:30 से 11:30 है, और अगर इवनिंग शिफ्ट है तो 2:30 से 4:30 बजे तक आपका होगा। तो दोनों ही शिफ्ट के लिए, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के लिए ये सैंपल पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन देखो किस तरह से आएंगे। फर्स्ट हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। 15 प्रश्न आएंगे, 2 अंकों के 7 प्रश्न आएंगे, 3 अंकों के 6 प्रश्न आएंगे, और 2 केस निर्धारित प्रश्न होंगे, और प्रत्येक का अंक कितना होगा, 4 होगा। कोई एक्स्ट्रा ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, क्वेश्चन के अंदर ही आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 में। सेक्शन ए, खंड ए, क्वेश्चन नंबर 1, एक लड़का सर्दी जुकाम से ग्रस्त है, यह किस प्रकार का रोग है, तीव्र या दीर्घकालिक? 2 दीर्घकालिक रोगों के नाम बताओ। अ बॉय इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, विच टाइप ऑफ डिजीज इज दिस, एक्यूट और क्रोनिक? नेम टू क्रोनिक डिजीज। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक लड़का है जिसको कोल्ड हो रखा है। तो देखो हमें पता है कि डिजीज 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। मतलब एक तो बहुत जल्दी सी होती है और जल्दी से इफेक्ट होकर उसका खत्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं एक्यूट। और एक होता है दीर्घकालिक, जो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, लंबी डिजीज होती है, जिसका जो मेडिसिन या मेडिकेशन जो होता है वो लंबे टाइम तक चलता है, उसे हम दीर्घकालिक कहते हैं। तो कोल्ड क्या है, जल्दी से होता है, इफेक्ट करता है और हट जाता है। तो ये कौन सी हो गई, तीव्र हो गई, या हम इसे कहेंगे एक्यूट हो गई। 2 दीर्घकालिक, ऐसी डिजीज जो लंबे समय तक चलती है, जिसकी मेडिसिन लंबे समय तक चलती है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि एक हो जाएगा डायबिटीज कह दो आप, दूसरा ट्यूबरक्लोसिस कह दो, है ना, ये कैंसर्स कह दो। ये क्या है, लंबे टाइम तक चलता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एग्जैक्ट आंसर आपको दिखाती हूं मैं। तो देखिए फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, अक्यूट, मतलब कि ये क्या है, तीव्र। अक्यूट का आंसर क्या हो जाएगा, तीव्र है। और जैसे कि डायबिटीज और ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे हम कहते हैं, टीबी और डायबिटीज, ये कैसी डिजीज हो जाएंगी, ये हो जाएंगी क्रोनिक या दीर्घकालिक। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा गया है। पृथ्वी ग्रह पर उसके ध्रुवों और विषुवत पर जी का मान किस प्रकार प्रभावित होता है? हाउ डज वैल्यू ऑफ जी वेरीज एट पोल एंड इक्वेटर ऑफ द प्लेनेट अर्थ? अर्थ पर देखो, अर्थ क्या है, सबसे पहले अर्थ स्फेरिकल नहीं है, एक गोलाकार स्ट्रक्चर नहीं है। अर्थ कैसे है, इस तरह की स्ट्रक्चर है। एक सेकंड, देखो अर्थ कैसी है, इस तरह की, हाफ जिसके हम कहते हैं स्फेरिकल होती है। इसको पूरा हम इसको गोलाकार आकृति नहीं बोलते, इसको हम दीर्घ घुर्नाभ बोलते हैं। जिससे कि क्या होता है कि देखो ये इस तरह की शेप होने के कारण विषुवत पर क्या होता है, जी की वैल्यू ज्यादा होती है, और जो ध्रुवों पर क्या होती है, वी की वैल्यू ज्यादा होती है, और विषुवत जो बीच की लाइन है इक्वेटर के पास जो यहाँ पर क्या होता है, जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसी तरह इसका आंसर लिखेंगे हम कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो गोलाकार नहीं होती, स्फेरिकल नहीं होती, इसीलिए क्या है, जी का मान जो है वो जो इक्वेटर है, जो बीच की लाइन है, यहाँ पे जी का मान ज्यादा होता है, और विषुवत पर जो ध्रुव है, ये देखो ये वाला पोर्शन इसका कौन सा होता है, ध्रुव होता है, और ये विषुवत व्रत होता है। विषुवत व्रत पर इसका मान ज्यादा होता है, जबकि ध्रुवों पर इसका मान, जी का मान कम होता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर, अर्थ इज नॉट स्फेरिकल। मैं हिंदी में बोल देती हूँ, आप समझ लीजिएगा क्या कि अर्थ एक गोलाकार आकृति नहीं होती, इट इज एलिप्सॉइड्स। एलिप्सॉइड का मतलब होता है कि दीर्घवृत्तार्थ, इसको इस तरह बोलते हैं, दीर्घवृत्तार्थ कहते हैं इसको। वैल्यू ऑफ जी इज कंपैरेटिवली मोर देन एट पोल्स एंड लेस देन इक्वेटर टू द प्लैनेट। जो जी की वैल्यू है वो इस तरह से होती है, जी की वैल्यू यहाँ पे पोल्स पर ज्यादा होती है, ध्रुवों पर क्या होती है, ज्यादा होती है, और विषुवत व्रत पर जी की वैल्यू कम होती है। तो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। समझा भी रही हूँ आपको कि आपको समझ में भी आ जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है। यदि आपका भार पृथ्वी की सतह पर 66 N है, 66 N है, और तो आपका चंद्रमा का भार कितना होगा? चंद्रमा की सतह पर आपका द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा? देखो इंग्लिश में देखते हैं। इफ योर वेट इज 66 N ऑन द अर्थ सरफेस, व्हाट विल बी योर वेट ऑन द मून, एंड व्हाट
विल योर मास इंक्रीज और डिक्रीज ऑन मून सरफेस। देखो क्या कहा जा रहा है कि ये देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अर्थ पर वैल्यू होती है ना, किसी भी अगर भार की हम बात करते हैं, द्रव्यमान अलग होता है, भार अलग होता है, ठीक है। द्रव्यमान के अंदर जो भार होता है ना, देखो समझो इसको, भार के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, एक तो द्रव्यमान इंक्लूड करते हैं, मास इंक्लूड करते हैं, इसके साथ साथ में हम जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू को भी हम इंक्लूड करते हैं। द्रव्यमान और ग्रेविटेशनल फोर्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं, वेट कहते हैं। तो वो पूछता है कि अगर आपका भार पृथ्वी पर 66 N है, 66 N है, 66 N है अर्थ पर, तब चंद्रमा पर आपका मान क्या होगा। तो देखो एक बात का ध्यान रखना कि सिक्स पार्ट होता है, मतलब चंद्रमा पर जाकर आपका वेट कम हो जाता है। अगर आपका भार अर्थ पर कितना है, 66 है, तो उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। जो भी भार दिया जाए, हो सकता है वहाँ पर क्वेश्चन में आपको 77 दे दिया जाए या 87 कुछ भी दे दिया जाए, आप उसको क्या करोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा, 11 N, ठीक है। जो भी नंबर दिया जाए, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जितना भी भार आपका पृथ्वी पर है उसको अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका चंद्रमा पर भार निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि भार के अंदर हमने अभी समझाया था क्या होता है, भार के अंदर एक तो द्रव्यमान होता है और उसके साथ में जी की वैल्यू की जाती है। अब क्वेश्चन पूछा है चंद्रमा की सतह पर आपका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा। तो देखो द्रव्यमान जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जो द्रव्यमान यहाँ पर है वो द्रव्यमान चंद्रमा पे भी सेम रहेगा, किसी और प्लेनेट पे भी सेम रहेगा। तो दोनों का जो हम कहेंगे, दोनों का जो मास है, मास कभी भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मास चेंज नहीं होगा, मास सेम रहेगा। हाँ, भार कितना हो जाएगा, 11 N हो जाएगा। अभी हम इसको समझेंगे, पहले इसका और वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, दोनों क्वेश्चन फिर साथ में देख लेंगे। सेकंड देखो क्या कहा गया है, एक गेंद एक इमारत की छत से स्वतंत्र रूप से गिरती है और जमीन पर 2s में गिरती है, जमीन से टकराने पर इसकी गति क्या होगी। और बी देखो इस इमारत की ऊंचाई कितनी है। तो देखो यहाँ पे जो गति के नियम थे वो हमें लेने हैं, फर्स्ट और थर्ड नियम यहाँ पे लगेगा। तो फर्स्ट देखो क्या कहा है कि इंग्लिश में देखते हैं, ए बॉल फ्री फॉल्स ऑफ फ्रॉम द टेरेस ऑफ ए बिल्डिंग एंड ड्रॉप एट द ग्राउंड 2 सेकेंड इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड। हमें स्पीड निकालनी है तो हम निकालेंगे v क्या होता है, u प्लस AT। तो u यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में बॉल की क्या स्पीड थी, 0 थी, है ना। a यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पे देखो a दिया गया त्वरण, a हम बोलते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन कितना है, a कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। और टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 20 सेकेंड मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर निकल गया। अभी आंसर देखेंगे तो अच्छे से समझेंगे। उसके बाद उसकी ऊंचाई कितनी है, तो हम यहाँ पे s लगा देंगे, थर्ड जो इक्वेशन है वो लगा देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। क्योंकि हमारे पास में a भी है t भी है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखो ये हमने सेकंड भी पढ़ लिया, फर्स्ट भी, तो थर्ड क्वेश्चन का पूरे का आंसर हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखो क्या कहा गया है, फर्स्ट का 11 N किस तरह से आया, 66 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया 11 N, कि उसकी कितना भार आएगा चंद्रमा पर 66 N। और मास एंड ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिवली ऑफ स्पेस, इट विल नॉट चेंज। तो मास कभी भी चेंज नहीं होता, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे हम किसी भी प्लेनेट पे चले जाएं। अब v सेकंड में देखो क्या कहा गया था, फर्स्ट हमसे पूछा गया था कि कितना होगा, तो हमने लगाया था v इक्वल किसके होता है, u प्लस AT। तो u की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी, AT की वैल्यू को जब सोल्व किया तो कितना आया 20 मीटर सेकेंड। उसके बाद हमें उसकी हाइट पूछी थी कि कितनी हाइट से हमने गिराया, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, s इक्वल टू AT की स्क्वायर, s इक्वल टू x इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 280, तो कितना आएगा 20 मीटर सेकेंड, 20 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, 20 मीटर उसकी हाइट आ जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता एक आवश्यक शर्त है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कम से कम 2 और शर्तें लिखिए। अब देखो क्या है, पर्सनल हाइजीनिक इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर गुड हेल्थ, राइट एटलीस्ट 2 मोर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी स्वच्छता तो जरूरी है, उसके अलावा 2 शर्तें आपको बतानी है कि 2 शर्तें और क्या है, अच्छा खाना हेल्दी फूड जरूरी है, उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है ना, ये सब चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। सेकंड देखो क्या कहा गया, एक चिकित्सक रोगग्रस्त व्यक्ति की रोग की पहचान कैसे करता है, हाउ डज अ डॉक्टर डायग्नोज द डिजीज और डिजीज पर्सन। जो एक बीमार व्यक्ति है उसकी डॉक्टर कैसे पता चलेगा कि इसको क्या बीमारी है, उसके सिम्टम्स से उससे पता चलेंगे उसको क्या तकलीफ है, उसके लक्षण क्या है। वो कहेगा मुझे बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, तो वो बताता है ना उसके सिम्टम्स क्या क्या है, उससे उसे पता चलेगा कि उसकी ये बीमारी है। तो आइए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। देखो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब कि आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितनी है। पर्सनल हाइजीनिक कब रखोगे, अब देखो जब आप थोड़ा सा सही तरीके से कब रहोगे, जब आपके पास में थोड़ा इकोनॉमिक वैल्यू होगी आपकी। पब्लिक हाइजीनिक, आप कितनी साफ सफाई अपने आसपास में रखते हो, है ना, इन सब चीज़ों से क्या करता है, इफेक्ट करता है। सेकेंड में देखो डॉक्टर डायग्नोज द डिजीज इन ए डिजीज पर्सन बाय ऑब्जर्विंग डिजीज सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स क्या क्या है, वो क्या क्या दिक्कत बता रहा है कि उसको बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, तो डॉक्टर को बताते हैं ना, जो सिम्टम्स बताते हैं उसी से ही डॉक्टर
को पता चलता है कि इसको ये बीमारी है। तो देखो हर एग्जैक्ट आपको आंसर लिखना, आप अपने समझ के अकॉर्डिंग हर आंसर यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन समझ लो क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो हर क्वेश्चन अभी तक 2 मार्क्स के हैं। 2 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए, इन कणों पर उपस्थित आवेश भी लिखिए। नेम ऑफ 2 सबटोनिक पार्टिकल्स, ऑल्सो राइट रिसेप्टिव चार्ज। देखो ये होता है, हमने कोई भी वो लिखा, ये इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये 3 चीज़ें याद रख लो कि अगर किसी भी कण की या पार्टिकल की बात पूछी जाए तो उसके अंदर 3 कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन के अंदर ई से डिनोट करते हैं इसको, उसमें माइनस मार्क होता है। प्रोटॉन के पास प्रोटॉन होता है जिसको पी से मार्क करते हैं, और एक होता है न्यूट्रॉन जिसके पास कोई भी मार्क नहीं होता है। तो देखते हैं आंसर नंबर 6। तो देखो ये रहा इसका आंसर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और मार्क की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है, एक सेकेंड, प्रोटॉन प्लस होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी मार्क नहीं होता, कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है। फ्लोरीन की द्रव्यमान संख्या 19 है तथा इसका परमाणु संख्या भी 9 है। इस तत्व का प्रतीक लिखिए, इसके परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। क्वेश्चन देखो, द मास ऑफ न्यूट्रॉन फ्लोरीन इज 19। फ्लोरीन का जो मास नंबर है वो कितना है 19 है, और एटॉमिक नंबर इज 9, एटॉमिक नंबर 9 है। राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट, इसका सिंबल, कुछ सिंबल्स आपको दिए जाएंगे जो भी आप जो आपने जो आवर्त सारणी पढ़ी है, मेंडलीव जो आपने सारणी पढ़ी है उसके अंदर क्या है कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, तो वो सिंबल्स आपको जरूर याद करने से, फ्लोरीन का ही नहीं क्लोरीन का, जैसे कि फ्लोरीन का Fe हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्सीजन का हो जाएगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा, ये सब सोडियम का Na, ये सारे आपको नाम अच्छे से याद करना है। तो आपको क्या है फ्लोरीन का बताना है। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एटम। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो फ्लोरीन की जब बात करते हैं इसको F से डिनोट किया जाता है। उसने पूछा था कि किस सिंबल से हम लिखते हैं, F से लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें परमाणु संख्या दी गई थी, एटॉमिक नंबर दिया गया था 9, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाती है 9। एटॉमिक नंबर और जो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है लगभग सेम होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी इसके अंदर 9 होगी, और न्यूट्रॉन की संख्या इसके अंदर कितनी है 10 है। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, न्यूट्रॉन की संख्या इसके अंदर कितनी है 10 है। तो ये है हमारा 6th क्वेश्चन। अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। नंबर 7 में देखो क्या कहा गया है। 2 तत्व को x और y द्वारा दर्शाया गया है जिनकी परमाणु संख्या 6 और 17 है। परमाणु संख्या कितनी है 6 और 17, इन दोनों की संयोजकता क्या होगी। तो पहले हमें निकालना है कि ये दोनों तत्व क्या है, x और y एक्चुअल में है क्या, और इनकी जो परमाणु संख्या है वो आपको याद करनी है। आप कम से कम 20 जिनकी परमाणु संख्या है उतने आप लर्न कर लीजिए, फिर आपको एग्जैक्ट याद हो जाएगा कि 6वें नंबर पे कौन सा आ रहा है, 17वें नंबर पे कौन सा आ रहा है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो किस तरह से हम सोल्व करेंगे इसको। x पे उन्होंने कितना कहा था 6 है, और y पे कितना कहा था 17। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जब हम जब जो फिल करते हैं ना, आवरस जो फिल करते हैं इस तरह से होता है। देखो ये इस तरह से हम फिल करते हैं। तो सबसे पहले अंदर हम भरते हैं 2, सबसे पहले के अंदर हम कितने भरते हैं 2, उसके बाद 8 और 8, इस तरह से हम आगे भरते जाते हैं। तो अभी आपको 20 तक ही याद करना है। तो देखो सबसे पहले अगर हम 6 की बात करते हैं तो सबसे अंदर वाले जो शेल है उसके अंदर सबसे अंदर जो आवरत सारणी, सबसे अंदर वाला जो कॉलम है उसके अंदर कितने भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हमने। ठीक है, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन भर गए 4, 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन भर गए इसके अंदर। तो अब इसकी संयोजकता जितने बाहर वाले में, देखो हमने ये पढ़ा हुआ है, आपने ये पढ़ा होगा जरूर कि टोटल इसके अंदर कितने 8 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं आएंगे तब तक ये क्या है स्टेबल नहीं होगा। तो अब इसके जितने रह गए उतनी ही इसकी क्या होगी संयोजकता हो जाएगी। तो 4 अभी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं। तो फर्स्ट की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इंग्लिश में शायद मैंने रीड नहीं किया था। तो देखो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि देखो टोटल कितना है 6 है, तो अंदर वाली जो शेल थी उसके अंदर 2 फिल हो गए और बाहर वाली में कितने आए 4, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन अभी इसके अंदर और आ सकते हैं। दूसरा y में 17 थे, तो देखो फर्स्ट के अंदर कितना आया 2 आ गए, फर्स्ट के अंदर 2 आ गए, दूसरे के अंदर भी 8 आ गए। अब तीसरे के अंदर कितना आया 7, तीसरे के अंदर कितना आया 7। अभी इसके अंदर कितने और आ सकते हैं, एक और आते ही ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। तो इन्हें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या होना स्टेबल होना होता है, अपनी बाहर की वाली जो शेल है ना उसको स्टेबल रखना होता है। तो बाहर कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अभी एक इलेक्ट्रॉन आते ही बाहर कितना हो जाएगा 2 8 और 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से बाहर 2 और 8 होते ही ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो वैलेंसी हम उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। किस तरह से लिखेंगे, x क्या है 2 और 4 है और इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4, y कितना है 2 8 और 7 है, मतलब एक नंबर आते ही यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ध्यान से समझ में आ गया होगा, बस आप ये याद कीजिए 2 8 8 तक याद कर लीजिए, बस जितने नंबर रह जाए उतनी ही क्या हो जाएगी संयोजकता होगी। लेकिन कई बार जब जैसे कि अगर 2 उसके बाद में यहाँ पे 1 दिया होता तो ये 1 क्या करेगा निकल जाएगा बाहर,
तब भी इसकी +1 हो जाएगी संयोजकता। यहाँ पे -1 है, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ संयोजकता या वैलेंसी बता देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कहा गया है, एक तीर को तने हुए धनुष से छोड़े जाने पर वह आगे की ओर बढ़ता है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण को समझाइए। एक तीर को धनुष से छोड़े जाने पर वह आगे की ओर बढ़ता है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा के स्थानांतरण को समझाना है हमें। 40 केजी द्रव्यमान की एक लकड़ी अपने घर की छत पर चढ़ती है। देखो 40 केजी द्रव्यमान की एक लड़की अपने घर की छत पर चढ़ती है। छत जमीन से 15 फुट ऊपर है। छत पर पहुंचने पर लड़की द्वारा स्थितिज ऊर्जा के मान की गणना करनी है, ठीक है। इसका इंग्लिश में पढ़ लेते हैं पहले। An arrow moves forward when released from a stretch ball. Explain the transformation of energy in the process. आपको क्या करना है, जब धनुष तार को खींचकर लगाया जाता है तो कितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। सेकंड, a girl of 40 kg climb up to the house of the terrace which is 15 above from the ground. Calculate amount of the potential energy she gains. 1 फुट कितना है, 3 मीटर के। तो आइए करते हैं फर्स्ट ये सोल्व, उसके बाद इसका और करेंगे। तो देखो जब एक लड़की क्या कर रही है, छत की तरफ जा रही है, तो कौन कौन सी ऊर्जा, मस्कुलर एनर्जी, कौन सी एनर्जी लगेगी, मस्कुलर एनर्जी, उसकी मसल्स की एनर्जी लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज एनर्जी और गतिज ऊर्जा। वो चल रही है ना तो गति भी बढ़ रही है, तीनों एनर्जी उसकी लगेगी। फर्स्ट कैसे लगी, वो खड़ी हुई तो मस्कुलर एनर्जी। अब जब वो बैठी हुई थी तो कौन सी एनर्जी आई, स्थितिज एनर्जी जो बैठी हुई थी। उसके बाद उसकी गति हुई तो कौन सी हुई, गतिज एनर्जी। ये फर्स्ट का हो जाएगा। अब सेकंड देखो, उसने कहा है कि वो कितना फुट, 15 फुट, तो 15 फुट किसके बराबर है, 2.5, अभी हमने देखा 4.5 मीटर के। 15 फुट किसके बराबर है, 4.5 मीटर के, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, P निकालना है यहाँ पे। तो P क्या होता है, mgh, है ना। P क्या होता है, P की वैल्यू mgh। तो अब देखो हमें यहाँ पे क्या दिया गया, P, m कितना है, उसका वेट कितना, मास कितना था, द्रव्यमान कितना था, 40, भार कितना है उसका, 40 है ना। 40 गुना g, हमारे g की वैल्यू हम जनरली 10 मानते हैं, 10 लिखा। और h हाइट कितनी हो गई, 4.5 मीटर। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 1800 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, देखो बहुत ही आसान है। P निकालना है हमको, उसकी पावर निकालनी है, P निकालना है ना। तो mgh यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा। m क्या है, द्रव्यमान, इसका वेट हो जाएगा, मास हो जाएगा। g जो गुरुत्वीय त्वरण है वो हो जाएगा, और h यहाँ पे हाइट हो जाएगी। तीनों हमारे पास में इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका ओ वाला पार्ट देखते हैं। और में 1000 केजी द्रव्यमान वाली एक चलती बस के वेग को 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 मीटर किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए किए गए कार्य का पलीकरण करें। जो हमें कार्य यहाँ पर निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द वर्क निकालना है, इज डन बाय द इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ अ बस इज 30 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर की गाड़ी से चल रही है, उसको 72 किलोमीटर की स्पीड उसकी बढ़ानी है। तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, और उसका वेट कितना है, 1000 ग्राम kg। तो देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, 36 किलोमीटर पर आवर को हमें किस में, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 36 इससे हम डिवाइड कर देंगे ना। तो देखो कितना निकल कर आएगा, 1/10, सॉरी कितना निकल कर आएगा, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी तरह से ये भी किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, इसे भी मीटर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 72। तो हम क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 से। हम इस तरह से हम ये कर देंगे तो हमारा आंसर अब कितना निकल आएगा, 20 मीटर पर सेकंड। पहले ये ध्यान रखना कि हमेशा किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना। तो फर्स्ट हमने ये चेंज किया। उसके बाद इनिशियली वैल्यू क्या थी, के क्या होता है स्क्वायर, 1/2 इंटू mv की स्क्वायर, ये होता है इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब इस दोनों को आपस में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 के जूल। और फाइनल क्या हो जाएगा, 22 लाख जूल, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझो, ये कितना है 50,000, ये है 20,000। तो हमें वर्क कितना उन्होंने किया है, वर्क कितना हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कर दो ना इसके अंदर से, 2 लाख में से 50,000 माइनस कर देंगे, कितना है 1.150 लाख जूल क्या हुआ है, काम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को समीकरण सहित लिखिए, इसके 2 महत्व भी लिखिए। गुरुत्वाकर्षण के संबंध में जी और जी का क्या अर्थ होता है, देखो ये पूरा बताना है। स्टेट यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अलोंग विद इक्वेशंस आल्सो राइट टू एंड इट्स इंपॉर्टेंट। व्हाट इज जी एंड स्मॉल जी एंड कैपिटल जी स्टैंड फॉर द रिसेप्टिव ग्रेविटेशनल। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, every particle attract every other particle in the universe with a force that is directly proportional to the product of mass and inverse proportional to the square of the distance between them। देखो क्या कहा गया, ये 2 पार्टिकल्स हैं, है ना। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। देखो एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल, दो जो कण हैं वो एक दूसरे को, इस यूनिवर्स में जो भी 2 कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स दैट डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास। जितना उनका द्रव्यमान है, जितना उनका भार है ना,
उस भार से क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये अट्रैक्शन क्या होता है, जो उनकी दूरी है बीच की, जो आर है, दूरी है, उसके क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो एफ फोर्स किसके बराबर हो गया, जी हमने यहाँ लिखेंगे उनके पूरे फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखेंगे, और दोनों का द्रव्यमान m m2, m1 एक का द्रव्यमान, इसका m1 द्रव्यमान हो गया, इसका m2 द्रव्यमान हो गया, ठीक है। इन दोनों के द्रव्यमान को गुना करेंगे और इनकी दूरी को व्युत्क्रमानुपाती लिखेंगे, आर की स्क्वायर, इसके एक आर इसका मानो, एक आर इसका मानो, तो आर की स्क्वायर। जब भी देखो दो वस्तु एक दूसरे के आसपास, एक जब भी कोई भी इस यूनिवर्स में दो वस्तुएं हैं, वो दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है, और वो उनकी दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, ठीक है, इसी वजह से क्या है, एक दूसरे के, अब मान लो आपके पास में कोई चीज़ रखी है, या आप किसी चीज़, आपके पास फ़ोन रखा हुआ है सामने आपके ना, तो फ़ोन भी आपको उतने ही अट्रैक्शन के साथ खींच रहा है जितना अट्रैक्शन के साथ आप फ़ोन को खींच रहे हो, लेकिन दोनों एक की तरफ नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मास ज़्यादा है, जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स की वैल्यू बहुत कम है, फोर्स मतलब जो बल लग रहा है उसकी वैल्यू बहुत कम है, लेकिन जो बल लग रहा है उसकी वैल्यू कम है, लेकिन जो मास हमारा वेट है वो उससे कहीं गुना ज़्यादा होता है, इसीलिए हम अपनी जगह को मूव नहीं कर सकते, लेकिन हम स्टेबल खड़े रहते हैं, ठीक है। और ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके उल्टा होता है, आर की स्क्वायर के, मतलब दूरी की स्क्वायर के। तो ये तो फर्स्ट ये लॉ हो गया, जो सार्वत्रिक नियम होता है वो हो गया। इसको अच्छे से समझो कि दो कण, एक यूनिवर्स में जो भी दो कण है वो एक दूसरे को सेम फोर्स के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और वो उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है, इट इज इंपॉर्टेंस टू ग्रेविटेशनल इज दैट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। ये सन है, इसके चारों तरफ जितने भी प्लैनेट है इस तरह से मोशंस कर रहे हैं ना, ये इसी की रीजन है, क्योंकि सन जितना अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही वो प्लैनेट उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड दस मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मोशन अर्थ का जो मून है, मून भी क्या कर रहा है, इस तरह सन अर्थ को चक्कर लगा रहा है ना उसके चारों तरफ, तो वो भी किसकी वजह से होता है, सार्वत्रिक नियम के थ्रू। एंड द मोशन ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द, जो सैटेलाइट अराउंड चक्कर लगाता है ना अर्थ के चारों, वो भी इसी रूल के अकॉर्डिंग लगाता है। इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन द फिनोमिना रेनफॉल, स्नोफॉल एंड फ्लो ऑफ द वाटर इन द रिवर। रिवर के अंदर जो वाटर फ्लो करता है, स्नोफॉल होता है, रेनफॉल होता है, ये सभी इसी नियम की तरह काम करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट था जी और जी में क्या फर्क है, जी और जी क्या है एक्चुअली। तो फर्स्ट जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है, सब जगह ये कॉमन रहेगा, जी जो ये वाला जी है इसकी वैल्यू सभी जगह सेम रहेगी, जबकि ये जी है स्टैंड फॉर द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जी क्या है, ये सब जगह जी की वैल्यू क्या है, समान रहेगी, कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन इस जी की वैल्यू हमने पढ़ा था ध्रुवों पे कम हो जाएगी, और जो विषुवत रेखा है उस पर ज़्यादा हो जाएगी, पोल्स पर कम हो जाएगी, और जो इक्वेटर्स है वहाँ पर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो जी ये क्या है, ये जगह के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा वहाँ पे जी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया, बहुत ही आसान है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखो, निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखो। तो इनके आपको नाम लिखने हैं, तो आइए देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड, नेम टू फॉलोइंग कंपाउंड Al2O3 एंड MgO। आइए करते हैं आंसर। तो देखो क्या आंसर हो जाएगा 10th का, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो एल्यूमिनियम Al से हम लिखते हैं, और हाइड्रोक्साइड OH से हम लिखते हैं, तो OH की थ्राइस हो जाएगा, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को किस लिखते हैं, सोडियम और क्लोराइड, ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। इस तरह से आप लिखोगे, हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में। और सेकंड था एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हमें सेकंड क्या दिया गया था, Al की ट्वाइस और O की थ्राइस। तो ये क्या है, देखो A2 किसको डिनोट करता है, एल्यूमिनियम को, और O किसको करता है, ऑक्साइड को, तो क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और सेकंड था MgO, Mg किसको करता है, मैग्नीशियम, और O किसको करता है, ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और क्या लिखेंगे, इसको हटा देते हैं एक बारी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो आप लिख सकते हैं ना, ऑक्साइड, ये हो जाएगा, ठीक है इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। देखो 11th में क्या कहा गया, एक प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ग्लूकोज के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। आगे देखो क्या कहा गया, 12 ग्राम कार्बन के परमाणुओं में 12 ग्राम G12 के कितने परमाणु उपस्थित होंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फॉर्म्ड, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास लिखना है, जिसमें C12H1 और ऑक्सीजन Cu हमको दिया गया है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द 12 ग्राम C12। आइए देखते हैं आंसर। तो देखो क्या कहा गया है, देखो हम यहाँ पे लिखा गया C6H12O6, और हमें C, H और O की वैल्यू दे दी गई थी। C में कितना था 12, हाइड्रोजन में कितना होता है 1, और ऑक्सीजन में कितना होता है 16। तो जितने नंबर है, C कितना यूज़ किया हमने, 6C यूज़ किया, तो हम लिख देंगे 12
मल्टीप्लाई 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद h का वैल्यू कितनी थी, h में 1u होता है तो हम लिख देंगे 12 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे h 12 हो रहा है, और o में कितना था 16, तो 6 इंटू 16, जितना भी वैल्यू दी गई है उसके सामने जितने नंबर है, कार्बन कितने हैं, यहाँ पर 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 12 है, ऑक्सीजन कितने हैं 6 है, तो वो लिख के बस उसको मल्टीप्लाई कर दो। इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 180 म्यू आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया कि एक मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे, 12 ग्राम कार्बन के सी कितने होंगे, तो देखो इसका तो आंसर सीधा है ना, आपको याद रखना है, और 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, ये याद रखेंगे। एक मोल के अंदर इतना ही होता है, हमेशा इतना होता है, किसी भी चीज़ का पूछ ले, ऑक्सीजन का पूछ ले, कुछ भी पूछ ले आपसे, तो आप लिखेंगे 6.22 इंटू 10 की पावर 23। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, धनायन और ऋणायन को परिभाषित कीजिए। जब सोडियम क्लोराइड को पानी में घोला जाता है तो ये सोडियम और क्लोराइड आयन बनाता है। धन आयन और ऋण आयन को आपको परिभाषित करना है। जब सोडियम क्लोराइड को पानी में घोला जाता है तो सोडियम और क्लोराइड आयन बनाता है। इन आयनों को धन आयन और ऋण आयन में वर्गीकृत कीजिए। इन आयनों के संकेत भी लिखिए। डिफाइन क्वेश्चन कैटायन एंड एनायन। When sodium chloride dissolve in a water from the sodium and chloride ion, categorize them into the cation, cation and anion, and also write the symbol of this ion। देखो सोडियम को किस तरह से लिखते हैं, एन से, देखो ये पहले समझा देती हूँ, NaCl इस तरह से लिखते हैं। तो सोडियम क्या होता है, कैटायन, सोडियम क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्लोराइड क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखो क्या कहा गया है, आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स। आयन क्या होता है, पहले तो देखो धनायन ऋणायन को पहले समझते हैं। आयंस क्या होता है, चार्ज, जिस पे कोई आवेश होता है। चार्ज का मतलब है कि जब किसी भी कण पर कोई आवेश होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम धनायन या ऋणायन कहते हैं। जब उस पे पॉजिटिव धनात्मक आयन होता है, एनी एटम ग्रुप ऑफ एटम दैट बियर्स वन और मोर पॉजिटिव आयन जब होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, जब पॉजिटिव मतलब प्लस धनात्मक धन आयन होता है ना किसी के ऊपर, तो उसे हम धनायन कहते हैं। और जब ऋण आयन होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है तब उससे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। बात समझ में आई। जब किसी भी, मान लो कोई कण है, कोई भी ये पार्टिकल है, इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, इस पे क्या है ऋण आयन है, तो ये क्या हो जाएगा ऋणायन। जब किसी पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो पॉजिटिव चार्ज आयन आर कॉल्ड कैटायन। जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है धनायन होता है, जिसपे हम ये कहेंगे पॉजिटिव चार्ज धनायन होता है उसको हम कैटायन कहते हैं, और जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। जब किसी पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन कहते हैं, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहा गया है। अब देखो NaCl, जब NaCl को वाटर में डाला तो ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके क्या बनाएगा Na प्लस और Cl माइनस। तो Na क्या है, सोडियम क्या है, पॉजिटिव हो गया, और जो क्लोराइड है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो Na प्लस और Cl माइनस से हम इसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहा गया है। समस्थानिक किसे कहते हैं, दो समस्थानिकों के उपयोग लिखिए। दिए गए परमाणु संरचना के चित्र में दर्शाए गए परमाणुओं की पहचान कीजिए तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखिए। देखो व्हाट इज द आइसोटोप्स, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, आइडेंटिफाई द एटम्स हुज स्ट्रक्चर इज शोन इन द गिवन डायग्राम एंड ऑल्सो राइट इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस। देखो क्या कहा गया कि आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशंस बतानी है। फर्स्ट समस्थानिक किसे कहते हैं और दो समस्थानिक के उपयोग। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखो पहले समस्थानिक में समझ लेते हैं। समस्थानिक किसके होते हैं, जिनकी परमाणु संख्या तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो मास है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिसका परमाणु द्रव्यमान तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और दो उपयोग बताने हैं उसके। और यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, इसके K, L और M शेल है ना, तो K में कितना है 2 होगा, L में देखो कितना है 8 है, और जो M है सबसे बाहर वाले उसमें कितना है 2 है। तो देखो कितना हो गया, 8 और 2 10 और 2 12, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। कौन से पे क्या है, इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, मतलब कि जो परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जबकि जो द्रव्यमान संख्या है, ये याद रख लेना आप, द्रव्यमान संख्या क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, उसे हम आइसोटोप या समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, जब द्रव्यमान संख्या क्या हो, परमाणु संख्या जो समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो उसे हम आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, अब वो उन्होंने पूछा था 282 था ना, तो 282 किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। तो आपको उसका नाम पता है ना, मैग्नीशियम। ये सारे नंबर्स आप याद कर लेना, 20 तक आप याद कर लेना, आपके लिए बहुत होंगे, इनको रट लो अच्छे से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखो राजू ने देखा कि उसके घर में प्रतिदिन दिए गए समय से निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। उसके घर में क्या क्या यूज़ किया जा रहा है, 40 वोट की ट्यूबलाइट 8 घंटों के लिए, 120 वोट एक टीवी 6 घंटों के लिए, 1000 वोट का पानी का मोटर का पंप 1 घंटे के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो क्या कहा गया है, इंग्लिश में देखते हैं। राजू ऑब्जर्व दैट हिज हाउस फॉलोइंग डिवाइस आर यूज्ड एवरी डे, 4 ट्यूबलाइट्स
40 watt for 8 hours, a TV of 120 watt is 6 hour and water pump motor for 1000 for 1 hour. Answer the following question. ट्यूबलाइट को जलाने में ऊर्जा का स्थानांतरण लिखिए. ओके. राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन ट्यूबलाइट इज स्विच ऑन. ट्यूबलाइट जो स्विच ऑन होते हैं तो ऊर्जा का कितना स्थानांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है. बी, विद्युत ऊर्जा के संरक्षण के 2 सुझाव लिखिए. सजेस्ट टू मेजर टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. देखो बहुत आसान है. एंड सी, यदि बिजली की खपत 3 रुपये पर यूनिट है तो मार्च के महीने में उसके घर का बिजली का बिल कितना होगा. व्हेन what will be his house electricity bill in the month of March if given rate of electricity consumed per 3 unit hour. एंड उपरोक्त पानी की मोटर का पंप प्रति 10 मिनट की ऊंचाई तक कितना पानी बढ़ा या पहुंचा सकता है. उपरोक्त पानी की मोटर जो हमने देखी है, मोटर कितना यूज़ कर रही है, वाटर पंप इज 1000 वॉट पर आवर है ना. तो यदि पानी की मोटर का पंप प्रति मिनट 10 मीटर की ऊंचाई तक कितनी वाटर तक पहुंचा सकता है. तो आइए देखते हैं इसका आंसर. तो देखो फटाफट कि कौन कौन सी एनर्जी यूज़ होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और लाइट एनर्जी. ठीक है, जब लाइट ऑन करेंगे तो लाइट एनर्जी आएगी, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ होगी. सेकंड, एनी टू मेजर ऑफ सेव इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से बन सकते हो, बिना मतलब कि लाइट ना जलाकर रूम से बाहर जाते हो तो लाइट्स ऑफ कर देना चाहिए, और जब ज़रूरत ना हो तो लाइट मत जलाओ, दिन के समय लाइट मत जलाओ ना. इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं, वाटर को बचाओ, है ना. ये सब तरीके हैं वाटर इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए. नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या करना है, ट्यूबलाइट कितना है, 40 वोट की है, तो कितना हो जाएगा, किलो वोट में चेंज करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, 1000 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. वाटर पंप कितना है, 120 है, तो इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.120 किलोवाट. इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय ट्यूबलाइट पर डे. अब पर डे कितना कंज्यूम होता है, तो देखो पर डे कितना है, 4 ट्यूबलाइट्स चल रही है, 4 किलोवाट की और 8 आवर के लिए चल रहा है, तो कितना हो गया, 1.2 किलोवाट. इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय टीवी. टीवी कितना है, टीवी कितना ले रहा है, 120 किलोवाट, 6 आवर के लिए चल रहा है. देखो ध्यान रखना, एक दिन की बात कर रहे हैं कि एक ट्यूबलाइट चल रही है 160 किलोवाट की और 6 आवर्स के लिए चल रही है, 0.72 आ गया. इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय वाटर पंप कितने, 1 किलोवाट एक है और 1 घंटे के लिए चल रही है, तो कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर. तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, तो इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हम. देन द टोटल कंज्यूम्ड ऑफ द मंथ ऑफ द मार्च, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. यूनिट कितनी थी, 3 थी, तो 93 यूनिट्स. कितनी यूनिट्स आ गई, 93. बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च पर 3 यूनिट, तो इतना 93 मल्टीप्लाई 3 279. देखो कुछ नहीं करना, पहले किलोवाट में चेंज कर देना है, फिर एक दिन का सबका ऐड कर देना. भी एक दिन में कितना यूनिट खर्चा हुआ, 93 खर्चा हुआ. ठीक है, उसके बाद में जब एक दिन में कितना खर्चा हुआ, 93 खर्चा हुआ, तो एक यूनिट का खर्चा कितना है, 3 रुपये है, तो बिल कितना आ गया, 79. लास्ट में देखो कितना क्वेश्चन था, जो 1 पी हमें क्या निकालना, पावर निकालनी थी ना. 1 kp कितना है, 1000, एंड आर कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और टाइम कितना है, 2 मिनट 60 सेकेंड्स. तो हम मास ऑफ वाटर इजीली निकाल सकते हैं. हम क्या करेंगे, पी मल्टीप्लाई टी इंटू GH कर देंगे, तो 60 kg तक क्या हो जाएगा, उसके अंदर वाटर आ जाएगा. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो लास्ट क्वेश्चन है अब हमारा. एक कुत्ते ने एक लड़के को काट लिया जब उसे गली में परेशान करा था. उसके पिता ने चिकित्सक के पास लेके गए. चिकित्सक या डॉक्टर ने उसे 7 इंजेक्शन लगाने को कहा. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. अ डॉग बाइट्स अ बॉय व्हेन ही वाज डिस्टर्बिंग हिम अ स्ट्रीट. हिज फादर टेक हिम टू द डॉक्टर. डॉक्टर प्रिस्क्राइब फॉर 7 इंजेक्शन टू हिम. कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो सकता है, यह रोग संक्रामक कारक से होता है. रोग वाहक किसे कहते हैं, रोग वाहक से होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए. चिकित्सक द्वारा लड़कों को इंजेक्शन लगवाने से कहा गया, तो एक वैक्सीन है. ये वैक्सीन उस लड़के को जान बचाने में कैसे मदद करेगी. क्वेश्चन देखो, विच डिजीज कैन बी कॉज बाय डॉग बाइट. दिस इज कॉज बाय द इन्फेक्शन डिजीज. व्हाट आर द वेक्टर नेम एंड 2 बॉर्न डिजीज वेक्टर्स. द इन्फेक्शन प्रिस्क्राइब दैट डॉक्टर वॉज वैक्सीन. हाउ दीज वैक्सीन विल सेव द लाइफ ऑफ द बॉय. एंड नेक्स्ट देखो, क्या रोगों के निवारण में उसके उपचार, रोगों का निवारण उसके उपचार से बेहतर है. कथन की पुष्टि कीजिए. प्रिवेंशन इज डिजीज बेटर देन इट्स क्योर. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. तो देखो फर्स्ट इन क्वेश्चंस को देखते हैं हम. क्या कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन में कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, क्या वो संक्रामक है. तो आइए देखते हैं इसका आंसर. तो देखो क्या आंसर कहा गया है, रेबीज. तो कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, रेबीज रोग होता है. रेबीज इज कॉज बाय अ वायरस. और रेबीज किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है. तो देखो फर्स्ट क्या है, कौन सा रोग होता है कुत्ते के काटने से. ध्यान रखना, कुत्ते के काटने से हमें हमेशा रेबीज रोग होता है, और ये किससे होता है, वायरस से होता है. किससे होता है, वायरस से. अब सेकंड पूछा था कि वेक्टर क्या है. Vector are living organism that can transmitted infection pathogens between humans और for animal to human, rabies, डेंगू, चिकन गुने एक्सेट्रा. तो देखो वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं पैथोजेंस के साथ में, मतलब कि वो डिजीज लेके जाते हैं. वेक्टर्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. वेक्टर क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग जीव है, जिंदा जीव है. दैट कैन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन को जो संक्रामक को क्या करते हैं, इन्फेक्शन को पैथोजेंस बिटवीन ह्यूमन, जो क्या करते हैं एक से दूसरे में क्या करते हैं, रोग
रोग वाहक, हम पैथोजन वेक्टर्स कहते हैं रोग वाहक। रोग वाहक क्या होता है? जो एक से दूसरे में डिजीज करता है, जैसे कि एनिमल से किस में कर रहा है, कुत्तों से किस में कर रहा है, एनिमल्स में कर रहा है ना, तो ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन पैथोजन बिटवीन ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, एनिमल से ह्यूमन के बीच में जो डिजीज कर रहा है, जो कर रहा है उसे हम रोग वाहक कहते हैं। जैसे कि रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब क्या है? अब जो मच्छर है, उनके मच्छर के कांटे से तो ना मलेरिया होता है, मच्छर के अंदर क्या होता है? एक प्लाज्मोडियम होता है, उसकी वजह से वो क्या है? पैथोजन से जो क्या करता है? आगे डिजीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वैक्सीन अब क्यों जरूरी है? वैक्सीन से क्या हो सकता है? वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल सब्सटेंस डिजाइन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन फ्रॉम द इन्फेक्शन कोज बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। वैक्सीन क्या करता है? ह्यूमन के अंदर बैक्टीरिया और वायरस से उसको बचाता है। कैसे? उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है। दे हेल्प द इंडिविजुअल टू बिल्ड अप देयर इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। स्पेसिफिक डिजीज से बचाने के लिए क्या दिया जाता है? वैक्सीन दिया जाता है। जब कोई भी वैसा बैक्टीरिया एंटर करता है बॉडी के अंदर, तो इम्यूनिटी क्या होती है? पहले से बिल्डअप होती है। हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या होती है? पहले से बिल्डअप होती है। उसको क्या करती है? जो बाहर से कुछ आ रहा है उससे प्रोटेक्ट करती है। These वैक्सीन विल हेल्प द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बना देते हैं टू फाइट द अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? जो रोग वाहक है, जो रोग वाहक है, जो पैथोजेंस है, उनसे क्या करती है? बचाती है, सेव द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। देखो समझो क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई वैक्सीन लगता है तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है। ये चीज़ें लिखनी जरूरी है। बॉडी के अंदर क्या बन जाते हैं? एंटीबॉडीज बन जाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है हमारी, जिससे क्या होता है? जब भी कोई रोग वाहक हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी क्या होती है? जब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई है, हमारे अंदर ताकत है ना, तो वो उस जो पैथोजन है या रोग वाहक है उसको किल कर देंगे और हमारी बॉडी सेफ रहेगी। अब सेकंड देखो क्या था? एज द डिजीज इफेक्ट द बॉडी, the functional of the body organ can be concerned and medicated need is which can cause a side effect including allergies. These are certain diseases that cannot be treated by the prevention is the better than cure. तो देखो क्या कहा जा रहा है कि हमें better than prevention better than the cure, मतलब सावधानी ही ज़्यादा जरूरी है ना। as the disease affect a body function, body of the organ can be concerned and medicated need which can be used side effect including the allergies. देखो इसमें कह क्या रहा है कि भाई हमें सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उससे पहले ही प्रोटेक्ट करके रखें, अब इतने सारे जैसे हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, तो जो बाहर से कुछ एंटर करेगा तो वो क्या करेगा? अगर हम स्ट्रॉन्ग अंदर से, तो वो क्या रहेगा? हमारे लिए प्योर, हम सिक्योर रहेंगे ना उससे। तो दीज आर सर्टेन डिजीज दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड, सो द प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। इसलिए प्रिवेंशन क्या है? ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का सैम्पल पेपर। इसी तरह के सैम्पल पेपर अगर आप और भी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। सभी सैम्पल पेपर आप लोगों के लिए मैं बना दूंगी। और अगर आपको इसी तरह से समझाने से समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे भी वो भी समझ सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू गाइज़।